हेलो प्रिय स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक के एमसीक्यू को मैंने सॉल्व करके आप लोगों को बताया था। ये 15 अक्टूबर को जो मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था उसी का आंसर मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपके पास 3 तरह के यूनिट सेल हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि बीसीसी एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि एफसीसी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने सिंपल लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर मैंने बीसीसी लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा एफसीसी। ये इसको आप सीसीपी भी कह सकते हैं, सीसीपी। यहाँ पर यूनिट लेंथ को ये माना गया है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द स्फीयर्स इन दिस सिस्टम, यानी कि यहाँ पर इसके रेडियस का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपने पता नहीं कि किस तरीके से मेमोराइज किया है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताया था R इक्वल टू A/2 सिंपल यूनिट सेल में होता है, R इक्वल टू √3/4A, और यहाँ पर मैंने आपको कहा था R इक्वल टू A/2√2। अब यहाँ पर हमें इसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ से A कॉमन आ गया, A कॉमन आ गया और A कॉमन आ गया। आपको यहाँ पर मिलता है 1/2, यहाँ पर √3/4 और यहाँ पर आया 1/2√2। या आप इसको ऐसे भी रहने दें, एग्जैक्ट इसका वैल्यू यदि निकालना हो तो। अब ये चीज़ देखिए कि आपको कहाँ पर मिला। ये आपको यहाँ पर 4th नंबर में मिल रहा है 1/2A, √3/4A और 1/2√2A। तो आपका सही आंसर यहाँ पर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि इस नोट को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। या तो कभी कभी पेपरों में पूछ दिया जाता है करेक्ट आंसर बताएं, और कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है नॉट करेक्ट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको वो सेलेक्ट करना है जो आपका करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पर पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर जनरली वोलाटाइल। ये याद रखिएगा, जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये जनरली एक्सेप्शनल को छोड़कर प्रायः यहाँ पर वोलाटाइल ही होते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। हमें जो इनकरेक्ट आंसर है वो देखना है। नंबर 2 में जो डायमंड है, हाँ यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जी मुझे किस तरीके से पता लगेगा डायमंड के एक यूनिट सेल में कितने कार्बन के एटॉम्स होंगे। तो यहाँ पर याद रखें कि जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वह एफसीसी होता है, और यदि ये एफसीसी है तो यहाँ पर 4 होंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन अभी आप ये याद रखें कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है एफसीसी होता है, इसलिए इसके 1 यूनिट सेल में 4 कार्बन के एटॉम्स होंगे। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। ब्रेविस लैटिस 14 होते हैं, ये अंडरस्टूड है, आपने पहले पढ़ रखा है, ये मेमोरी बेस्ड है। इसका मतलब ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो अब आपके पास 4th ही बच गया, और 4th स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि जो फ्रैक्शन होता है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम का फ्रैक्शन, जिसे कि आप सिंपल यूनिट सेल कहते हैं, इसी को प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, और वास्तव में इसका होना चाहिए था 0.524, जबकि यहाँ पर 0.48 दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो यानी कि आपका सही आंसर हो गया यहाँ पर 4। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक एक का रीजन आप समझने की कोशिश करें जब तक कि आप तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 14th के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिथियम मेटल का कोई क्रिस्टल है, जो यहाँ पर देखिए BCC दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको इसका एज लेंथ दिया गया है और आपसे रेडियस पूछा जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाएं। आपको एज लेंथ दिया गया है, रेडियस दिया गया है और क्रिस्टल सिस्टम दिया गया है। क्रिस्टल सिस्टम BCC है, तो अब देखिए कि BCC के केस में एज लेंथ और रेडियस के बीच क्या रिलेशन है। तो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर में हम लोगों ने किया था कि R इक्वल टू होता है √3/4A, और A यहाँ पर हमारा क्या है, एज लेंथ। तो आप A के जगह पर क्या रखेंगे, 351। आपने यहाँ पर लिखा √3/4 इंटू 351। यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन आपको फास्ट रखना होगा। यहाँ पर जब आप इसे डिवाइड करते हैं, तो पहले यदि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करें। यदि नॉन मेडिकल के हैं तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। यदि मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मैं ये मान करके चल रहा हूँ, तो पहले 2 से डिवाइड कर दें। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 175.5। अब फिर इसे 2 से डिवाइड करें। आप कहेंगे ये 2 से मेरे से डिवाइड नहीं होता, देखिए कैसे डिवाइड होगा। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 175 है, तो 175 जो है, इसमें से इसको इस तरीके से कर लें कि 160 प्लस 15.5 हो गया क्या, 175.5 को आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब 2 से इसे आराम से डिवाइड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 15.5 है, तो 15.5 का मतलब हो गया यहाँ पर 7.75, कितना हुआ, 87.5 हो गया क्या। ठीक है, ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनका कैलकुलेशन थोड़ा स्लो है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो √3 है, √3 का वैल्यू कितना होता है। √3 का जो वैल्यू होता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर √3 का वैल्यू बहुत लंबा चौड़ा है, 1.73205 होता है। लेकिन अपने को उतने लंबे चौड़े की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने को केवल लेना है 1.7। अब 1.7 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 150 के आसपास आएगा। अब ये देखिए कि आपका आंसर यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4, इसमें से 150 के आसपास का कौन सा आंसर है, तो 150 के आसपास का आंसर है 3rd। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3rd। अब क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एस्कॉट की डिफेक्ट इज। तो आपको पता है कि एस्कॉट की डिफेक्ट का डेफिनेशन क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर रिमूव फ्रॉम स्पेस लैटिस। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रिमूव फ्रॉम द स्पेस लैटिस, यानी कि जो स्पेस लैटिस है उसमें से जितने कैटायंस रिमूव हो रहे हैं उतने ही एनायंस रिमूव हो रहे हैं। तो इसका मतलब वो जो आयन का स्पेस है वो क्या हो गया, खाली हो गया। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैकेंसी ऑफ आयन। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाता है 19 का आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड पर एटॉम प्रेजेंट इन
CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहाँ पर मोस्टली बच्चे आंसर सेकंड सेलेक्ट करते हैं। जिसने भी यहाँ पर आंसर सेकंड सेलेक्ट किया वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि यदि आपको यहाँ पर CCP कहा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिए, यदि आपको यहाँ पर CCP कहा जा रहा है तो नो डाउट कि पर यूनिट सेल यहाँ पर 4 होंगे, लेकिन यहाँ पर यूनिट सेल 4 हो रहे हैं, जबकि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है पर एटॉम। तो यदि पर एटॉम पूछा जा रहा है तो जितना आया इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा क्या? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। यदि पर यूनिट सेल पूछता तब आपका आंसर होता 4, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन। यदि आपसे पूछा जा रहा है पर एटॉम तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर मिलेगा 1। क्वेश्चन नंबर 21। अब फिर यहाँ पर देख लीजिए 21 में क्या कहा जा रहा है? ए मेटल क्रिस्टलाइज विद, अब यहाँ पर FCC बोला गया, ठीक है, और एज लेंथ आपको यहाँ पर दिया गया है, और फिर यहाँ पर डायमीटर पूछ दिया। इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया है, बस वहाँ पर केवल रेडियस पूछा जा रहा था, यहाँ पर डायमीटर पूछा जा रहा है। अब देखो कंडीशन क्या है, अपने पास FCC है। अब FCC में A और R के बीच का रिलेशन, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं R इक्वल टू A/2√2। अब चूंकि आपसे यहाँ पर डायमीटर पूछा जा रहा है तो रेडियस को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 तो हो गया आपका कैंसिल, यानी कि डायमीटर इक्वल टू क्या मिलेगा? ए का वैल्यू आपको दिया गया है 408, और यहाँ पर √2 है। √2 का वैल्यू आपके जानते हैं 1.414। देखो यदि इस तरीके का कोई पॉइंट में आ जाए तो इस पर अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको राउंडिंग ऑफ करो। राउंडिंग ऑफ हम कर लेते हैं किस तरीके से? रूल के हिसाब से नहीं, यहाँ पर 1.4 है तो 1.5 के आसपास का है, इस तरीके से हमें राउंडिंग ऑफ करना है। तो यानी कि इसे हम लोग क्या मान लेंगे? 1.5 मान लेंगे। अब ये जो 1.5 है इसी को आप 3/2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, ठीक। तो इट मीन्स कि यहाँ पर 408 इंटू, यदि यहाँ पर नीचे में 3/2 है तो 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए, अब 3 से इसको कट कीजिए, 1 आ गया, 3 1 जा 1। अब यहाँ पर 10 बच गया, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर 1 बचा, अब 3 6 जा 8। अब कितना आया? 136 इंटू 2, यानी कि 136 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है 272। हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए। अब ये देखिए कि 272 यहाँ पर किसके नज़दीक है? 144 नहीं, 204 नहीं, 288 के आसपास है 272, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 288। यदि आप ये चाहते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिले, नीट के एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो, IIT में आपका सिलेक्शन हो, तो कैलकुलेशन का मेथड यही आपको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट 22, पिछले वीडियो में मैंने ये समझा दिया था, दोबारा मैं समझा देता हूँ। जो स्टूडेंट्स हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो यहाँ से समझ सकते हैं। इस जगह को मैं थोड़ा सा खाली कर लेता हूँ। मैं डेली 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा, यदि आपका रुझान इस वीडियो के प्रति रहा तो। अब यहाँ पर देखिए, सॉलिड चैप्टर से मैंने शुरू किया है, साथ के साथ मैं +1 का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और कंप्लीट चैप्टर तक हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 22 में क्या कहा जा रहा है? आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मुझे क्वेश्चन याद है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि A और B दो यहाँ पर मेटल हैं,
इसी के साथ एक ऑक्सीजन भी है। ये 3 एलिमेंट्स मिल करके एक मिक्स्ड ऑक्साइड बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि बी ओ कहाँ पर है, CC3 पर है, यानी कि FCC हो गया। FCC का मतलब ये हो गया 4। अब यहाँ पर जो बी मेटल है, ये जो बी मेटल है, बी मेटल कहाँ पर है, जो कि मोनोवैलेंट है, यह सभी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर है। ये कहाँ पर है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर। और आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इक्वल टू क्या होता है, n होता है। n कितना मिला है आपको, 4 मिला है, तो यानी कि b भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो a है, जो कि डाइवैलेंट मेटल है, यह 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। अब जरा देखिए, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, और टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है, 2n होता है। यानी कि यहाँ पर 2 लिखे और n की जगह पर आपने 4 लिखा, ठीक है। अब ये 4 से 4 कट हो गया, तो यहाँ पर ये कितना मिला, 2, ये कितना मिला, 4, और ये कितना मिला, 4। अब इसमें यदि कुछ कॉमन निकल सकता है तो निकाल लीजिए। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। आपका फॉर्मूला हुआ AB2 और O2। आपका सही आंसर ये हो गया आपका सेकेंड। तो मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, यहां पर कहा जा रहा है कि BCC स्ट्रक्चर। यहां पर पार्टिकल्स कहां पर हैं, कॉर्नर पर और बॉडी सेंटर पर। अब यदि कॉर्नर के बारे में बात कर रहा है तो कॉर्नर के लिए मैंने C लिखा, और बॉडी सेंटर के लिए मैंने यहाँ पर BC लिख दिया, याद रहेगा। अब कॉर्नर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/8 का होता है, और बॉडी सेंटर पर कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1 का होता है। तो यहाँ पर आपसे कंट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है, तो आप ये देखिए कि पहले 1/8 और उसके बाद 1 कहाँ पर है, वो फर्स्ट में ही है। तो ज़्यादा पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू। यदि आपके समझ में आ गया, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो अगले वीडियो के लिए आप रिक्वेस्ट करें तो फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।